हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा फ्रेंड्स आज का टॉपिक है वो है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस कैसे होता है और हम किसके अकॉर्डिंग, हमारा बेस कौन कौन सा है अकाउंटिंग का। जब भी हम अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, उसका बेस क्या है, ये सारा कुछ करेंगे। और जो हमारा प्रोसेस से हमारी अकाउंटिंग कैसे चलती है ये सारा हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हम जो है अपने 1, 2, 3 जो चैप्टर थे वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से पहला तो हमारा चैप्टर था मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड चैप्टर था आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और जो थर्ड चैप्टर था फ्रेंड्स आपका वो था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कि हमारे अकाउंट्स के प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं। जो हमारा आज का चैप्टर है वो है प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग। अभी फ्रेंड्स हमारे जो है थ्योरी के ही चैप्टर चल रहे हैं, अभी हमने प्रैक्टिकल पोर्शन ही शुरू किया। ठीक है, चलो हम जो है आज का जो अपना लेक्चर शुरू करते हैं। यहां पे वो सबसे पहले क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग प्रोसेस बिगिन विद द ओरिजिन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो अकाउंटिंग का प्रोसेस से कहां से शुरू होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम जो है बिजनेस की ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं एंड इज फॉलोड बाय, उसके बाद रिकॉर्डिंग होती है, फिर हम क्लासिफिकेशन करते हैं एंड समराइजेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन कम्युलेटिंग इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड इन अकाउंटिंग प्रोसेस। हमारे कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो हम जो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे फ्रेंड्स, हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट से। सोर्स डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हुए कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे कैश मीमो हो गया, परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस, पे इन स्लिप, चेक, पासबुक एक्सेट्रा। ये सारी क्या है फ्रेंड्स, हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट है, जिससे हमें जो है पता चलता है कि हमारी जो ट्रांजैक्शन हुई है बिजनेस में। एज अ प्रूफ लगा लो, अपनी ट्रांजैक्शन का जो होता है ये प्रूफ होता है। इससे हम किसी भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। इन सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम जो है वाउचर बनाते हैं अपने। उन वाउचर के बाद हम क्या करते हैं, अपनी बुक्स में एंट्री करते हैं। किसमें, यहां पे क्या लिखा है, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अपनी ओरिजिनल एंट्री की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ओरिजिनल एंट्री कौन सी होती है, जर्नल एंट्री। उसके बाद जर्नल एंट्री से हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, और लेजर के बाद जो है हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस का अगर तो फ्रेंड्स बैलेंस हमारा मैच कर गया, इसका मतलब क्या है, हमारा जो है बिल्कुल सही है हमारी लेजर की पोस्टिंग। ठीक है, चलो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग डील्स विद द बिजनेस ट्रांजैक्शन विच आर मॉनेटरी इन नेचर। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में भी किया है कि जो अकाउंटिंग है वो किस में डील करती है, मॉनेटरी, जो हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है सिर्फ उनमें ही करती डील। इन अदर वर्ड, द ट्रांजैक्शन विच कैन नॉट बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी कैन नॉट बी रिकॉर्डिंग इन अकाउंटिंग। जो हमारी फ्रेंड्स मनी में एक्सप्रेस नहीं हो सकती जो ट्रांजैक्शन, उसको तो अकाउंटिंग में कोई भी जगह ही नहीं मिलती। तो हमारा ये कौन सा था जो हमने प्रिंसिपल किया था, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अगर आपको याद होगा तो। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है कि अकाउंटिंग क्या, जिसकी हम मनी में उसकी वैल्यू को निकाल सके, वही ट्रांजैक्शन हमारी जो है
बिजनेस में रिकॉर्ड होती है। फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इट इज नेसेसरी दैट दीज ट्रांजैक्शन आर एविडेंस बाय एन एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट सच एज। अब ये सारी फ्रेंड्स जो ट्रांजैक्शन होती है, ये जो सारी की सारी ट्रांजैक्शन एक डॉक्यूमेंट के साथ जुड़ी होती है जिससे हमें उसका एविडेंस पता चलता है ट्रांजैक्शन के होने का। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे? परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस, और इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। हमारा ये चैप्टर नंबर 8 है बुक का, हम डिटेल से करेंगे। चैप्टर नंबर 8 सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटिंग, और उसमें एक पार्ट होगा हमारा वाउचर्स का भी। नेक्स्ट हमारा प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। अभी हमें पता चल गया अपना सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, उसके बाद हम वाउचर प्रिपेयर करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट एंट्री आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डिंग ऑन वाउचर, देन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर रिकॉर्डिंग इज मेड इन द जर्नल बुक और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और हमारे वाउचर के बेसिस पे ही है जो हमारी एंट्री होती है वो जर्नल में होती है। वाउचर आर प्रिंटेड सेपरेटली बाय ऑल द फर्म्स इन देयर ओन नेम। A separate voucher is prepared for each transaction and it specifies the account to be debited and credited. जो हमारा फ्रेंड्स वाउचर होते हैं उसमें सारी डिटेल लिखी होती है कि कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होना है, कौन सा अकाउंट हमारा क्रेडिट होना है। सोर्स डॉक्यूमेंट इज जनरली अटैच टू दी वाउचर। जो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट है हम अटैच किससे कर देते हैं? वाउचर्स के साथ। समटाइम वाउचर्स आल्सो सर्व एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट सच एज इन द केस ऑफ पेटी एक्सपेंस voucher which are usually arranged in chronological order and serial number are kept in a separate file। जो हमारे फ्रेंड्स वाउचर होते हैं वो हम क्या करते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते रहते हैं, और सीरियल नंबर होता है ये अपन डिटेल से करेंगे चैप्टर नंबर 8 में। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ आप एक बार मतलब समझो इसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट हमारा है रिकॉर्डिंग इन दी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या बोल रहा है? जर्नल। The books in which transactions are recorded first time from a voucher or a source document is called books of original entry। सोर्स डॉक्यूमेंट से या फिर वाउचर से जो पहली बार एंट्री होती है किसमें होती है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। जर्नल इज वन ऑफ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जो हमारी जर्नल में एंट्री किसके अकॉर्डिंग होती है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डे टू डे बेसिस पे। जैसे ही हमारी ट्रांजैक्शन अक्कर हुई हमने साथ के साथ रिकॉर्ड कर दी। और ये हमारा फ्रेंड्स प्रिंसिपल कौन सा? डबल एंट्री सिस्टम का। ये डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है जो हम जर्नल में पोस्टिंग करते हैं। व्हेन द साइज ऑफ बिजनेस इज स्मॉल वन, जब हमारा बिजनेस का साइज छोटा होता है। It may be possible to record all transaction in the journal, but when the size of business grow and a number of transaction is very large, journal is subdivided into number of books called सब जर्नल और स्पेशल जर्नल। हमारे जर्नल को हम सब जर्नल में डिस्ट्रीब्यूट जो आगे सब डिवाइड कर लेते हैं। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर मान लो आपका बिजनेस का साइज जो है स्मॉल है, आप एक ही जर्नल बुक यूज करते हो, बस उसी में क्या है आप सारी की सारी एंट्री रिकॉर्ड करते हो। अगर मान लो आपका जो है बिजनेस का साइज ही बहुत ज्यादा लार्ज है, आपकी डे टू डे डेली की ट्रांजैक्शन ही बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ एक जर्नल का जो है वो फायदा नहीं होता बिजनेस को। क्योंकि अगर तो मान लो एक ही जर्नल में वो एंट्री पास आउट करता रहेगा, उससे तो काफी कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी। हमें कल को मान लो अगर हमने कोई एंट्री ढूंढनी हुई, हम तो बस उसी में रहेंगे कि कहां पर हमने एंट्री पोस्ट की थी अपने वाउचर से। तो उस केस में क्या करते हैं, जहां पर बिजनेस का साइज जो है लार्ज है, वहां पर जो है जर्नल को सब जर्नल में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू क्रेडिट परचेज इन परचेज बुक, ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू क्रेडिट सेल सेल बुक एंड सो ऑन। जैसे हमारी सारी की सारी सेल क्रेडिट सेल की एंट्री सेल बुक में हमने कर दी, सारी की सारी क्रेडिट परचेज की एंट्री हमने परचेज बुक में कर दी। अगर मान लो हमारी कोई कैश की एंट्री है, वो हमने कहां पर कर दी, वो हमने अपनी
कैश बुक में कर दी। इससे हमारा क्या होगा, जो जर्नल का साइज है वो इंक्रीज नहीं होगा। इसके बिना भी हमारे और भी जर्नल होते हैं, जैसे आपका परचेज रिटर्न का जर्नल, सब जर्नल, परचेज रिटर्न के बिना और क्या होता है, सेल रिटर्न का भी कई बिजनेस कर लेते हैं, बिल रिसीवेबल का भी होता है, बिल पेएबल का भी। ये सारे फ्रेंड्स बिजनेस अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है ओपन करता है सारे जर्नल, सब जर्नल। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है recording of transaction in special journal instead of journal entry is called practical system of bookkeeping. These special journal are also called subsidiary book as these facilitate the preparation of journal. इनको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरी बुक। ये हमारे फ्रेंड्स बुक का चैप्टर नंबर है 12। यहां पे डिटेल से करेंगे इसको। नेक्स्ट, पोस्टिंग ऑफ लेजर। अब जर्नल में हमने एंट्री कर दी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने पोस्टिंग करनी है। कहां पे, अपने लेजर में। द नेक्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू ट्रांसफर ऑल द एंट्री रिकॉर्डिंग इन द जर्नल और सब्सिडरी बुक्स टू रिस्पेक्टिव अकाउंट इन द लेजर। A ledger is a principal books of account in which all transactions ultimately find their place under their respective account in a duly classified form. For recording in ledger, all transactions are classified and transactions of similar nature are recording at one place in an account open in their name, which will provide a complete picture of all the transactions relating to them at a glance. जर्नल में फ्रेंड्स, जो लेजर में फ्रेंड्स क्या होता है, लेजर में हम सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं हर एक चीज का। जैसे यहां पे हमने सेपरेट अकाउंट कर दिया ओपन कैश का, परचेज का, सेल्स का, अपने डेटर्स का, अपने क्रेडिटर्स का, और भी अकाउंट्स होते हैं। तो जर्नल में फ्रेंड्स क्या होता है, जर्नल में हम तो एक बुक में ही जो है सारी की सारी एंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं। पर जर्नल से मान लो अगर कल को आपने सपोज कर लो कैश का बैलेंस निकालना हो, क्या आप जर्नल से निकाल सकते हो? नहीं। उसके लिए आपको किस चीज की, किस अकाउंट की जरूरत पड़ेगी? उसके लिए आपको फ्रेंड्स जरूरत पड़ेगी अपने लेजर की। आप क्या करोगे कि सारी की सारी एंट्री जो कैश से रिलेटेड है वो आप कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, सारी की सारी एंट्री जो परचेज से रिलेटेड है वो परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, ऐसे ही सेल्स के में ट्रांसफर कर दोगे अकाउंट में, डेटर्स के और क्रेडिटर्स के। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जो एक सिमिलर नेचर की सारी ट्रांजैक्शन होती है उसे हमें क्या पता चल जाएगा, उस अकाउंट का बैलेंस पता चल जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो कैश इन हैंड कितना है, हमने जो है एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान परचेज कितने की, हमने सेल कितने की, हमारे डेटर कितने से इंक्रीज हो गए जो हमने क्रेडिट जो है सेल की, हमारे क्रेडिटर कितने इंक्रीज हो गए हमने जो क्रेडिट परचेज की होगी। ये सारा हमें कहां पर पता चलता है, हमें अपने लेजर से पता चलता है। तो नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, thus in the ledger separate account are open in the name of each person whether customer or supplier. Likewise separate account are open for assets, liability, purchase, sale, etc. Similarly all income and expense which has already been recorded in journal are again classified under separate head in ledger such as salary, rent, discount, etc. अब लेजर में हर एक, चाहे वो एसेट्स है, चाहे वो लाइबिलिटी है, चाहे वो एक्सपेंसेस है, या फिर इनकम है, इनकम अकाउंट है, कोई भी फ्रेंड्स अकाउंट हो, उसके जो आपने अलग से सेपरेट अकाउंट ओपन करना ही करना है। और यही होता है। और बिजनेसमैन को क्या होता है कि हमें प्रॉपरली पता चल जाता है कि अगर मान लो हमने सैलरी अकाउंट ओपन कर लिया तो हमें पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में हमारा सैलरी पर कितना एक्सपेंस हुए, या फिर हमने रेंट कितना पे किया, या फिर हमने डिस्काउंट अलाउड कितने किए।
ये सारा कुछ कब पॉसिबल है? जब हम एंट्री को कहां पर पोस्ट करेंगे? जर्नल से अपने लेजर में। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमने लेजर कंप्लीट कर लिया, लेजर बना लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है अकाउंटिंग प्रोसेस में? ये सारा फ्रेंड्स क्या है? प्रोसेस से हमारी अकाउंटिंग कैसे चलती है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेजर के बाद हम क्या करते हैं? सभी अकाउंटेड जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, सेपरेट सेपरेट जो भी उन्होंने ओपन किए हैं, उनका बैलेंस निकालते हैं। क्या वो डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है? सारे के सारे हमारे अकाउंट्स को हम कहां पर ट्रांसफर करते हैं? लेजर में। उसके बाद लास्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस इज बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट and the preparation of trial balance with the help of such balances. A trial balance is a statement prepared with the debit and credit balance of ledger account to check the arithmetical accuracy of the posting and balances of ledger account. Ledger account friends हम क्यों मेंटेन करते हैं? कि हमें पता जो चल सके कि हमारी जो लेजर की है उसकी अर्थमेटिकली एक्यूरेसी कितनी को है, हमारी पोस्टिंग जो उसकी अर्थमेटिकली एक्यूरेसी हमें पता चल सके। क्या हमने लेजर के बैलेंसेस सही किए हैं? ये सारी चीजें हमें कहां पर पता चलेगी? अगर हम ट्रायल बैलेंस हमारा लास्ट में मैच करेगा। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस ही नहीं मैच करेगा, उसका मतलब क्या होगा? जो हमने पोस्टिंग की है लेजर में वो कहीं ना कहीं गलत है। इफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, इट इंडिकेट दैट सम एरर इन पोस्टिंग और बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट have occurred and steps are taken to locate and rectify such error. अगर हमारा ट्रायल बैलेंस लास्ट में नहीं टैली किया, या तो हमारी पोस्टिंग में कोई दिक्कत है या फिर हमने जो बैलेंस निकाले है लास्ट में वो गलत है। आपका जो ट्रायल बैलेंस है लास्ट में फ्रेंड्स ये मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा फिर गलत है आपका सब। As trial balance contain the balances of all the ledger, it provide a basis for preparation of financial statement, mainly trading and profit and loss account and balance sheet. क्योंकि हमारे जो ट्रायल बैलेंस में वो सारे ही अकाउंट्स का क्या होता है? बैलेंस होता है, तो उससे हमें इजी हो जाती है अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है बनाने में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या था फ्रेंड्स? ये हमारा था प्रोसेस। प्रोसेस में फर्स्ट क्या आ गया? सबसे पहले तो हमने क्या करनी है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। हमने तो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद हमने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद हमने वाउचर प्रिपेयर करने हैं। वाउचर के बाद हमने जर्नल एंट्री में उसकी एंट्री पास आउट करनी है। उसके बाद हमने जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करनी है। लेजर से हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है और ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हमारा फ्रेंड सारा का सारा अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, इसी पे अकाउंटिंग बेस्ड होती है, इसके बाहर नहीं जाती अकाउंटिंग। बस बैलेंस शीट पे लास्ट पे जाके हमारा जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, हमारे अकाउंट प्रिपेयर हो जाते हैं, बन जाते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमारे अकाउंटिंग का क्या बेस होता है जो हम उस पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, किस बेसिस पे हम उस पे जो अकाउंट्स में एंट्री करते हैं। अब आ गया ये वाला टॉपिक। पहले वाला था जो प्रोसेस, अब क्या है? बेस। फ्रेंड्स हमारे जो अकाउंटिंग में बेस होता है वो दो तरह का होता है जिससे हम रिकॉर्डिंग करते हैं बुक्स में। एक तो कैश बेसिस अकाउंटिंग, एक एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस तो हमने एक प्रिंसिपल भी किया होता, कौन सा? अगर आपको किसी को पता तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। ये था फ्रेंड्स हमारा जो अपना एक्रूअल बेसिस की अकाउंटिंग का प्रोसेस। चलो आप यहां पे कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को कि हमने जो कौन सा प्रिंसिपल किया था। नहीं तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि हमारा कौन सा था। तो सबसे पहले तो हम करते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। Under this basis, income are recorded, not recorded unless they are received in cash. हमारी जो ट्रांजैक्शन तब तक रिकॉर्ड नहीं होती जब तक हमें कैश रिसीव नहीं हो जाता। और सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन आर पेड इन कैश।
और एक्सपेंसेस हम पेड नहीं कर देते, तब तक हम जो है उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। जबकि एक्रूअल बेसिस पे क्या होता था, अगर आपको याद होगा हमारा एक्रूअल कंसेप्ट, हम क्या करते थे, जिस ईयर के खर्चे हैं हमारे, जिस ईयर के एक्सपेंस हैं, उसी ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम उसको रिकॉर्ड करते थे। अगर सैलरी हमारी जो है जनवरी 2023 की है, पर हमने जो है इसको पे नहीं किया, हमने इसको पे किया अप्रैल 2023 में जाके, हम इसको फ्रेंड्स कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, जनवरी 2023, जो हमारी जो प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो प्रीवियस ईयर है फाइनेंशियल ईयर, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 2022 से लेकर 2023 तक, ये इस वाले फाइनेंशियल ईयर में हम जो है ये खर्चा रिकॉर्ड करेंगे, ना कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो 2023 और 24 होगा। इसमें हम आउटस्टैंडिंग नहीं रिकॉर्ड करते। जबकि कैश में क्या होता है, जब हमें पेमेंट रिसीव हुई या जब हमने पेमेंट कर दी, उसी टाइम रिकॉर्ड करना है। बस एक मेन डिफरेंस यही है इसके कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। इन अदर वर्ड, क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। यहां से नाम से ही क्लियर होगा कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसका नाम ही क्या है, कैश बेसिस। हमारी जो एंट्री होगी कैश के बेसिस पे होगी। तो क्रेडिट की फिर जगह कहां पर है कैश बेसिस में, तो क्रेडिट की फिर कोई जगह भी नहीं है इन अकाउंट्स में, जो कैश बेसिस के अकाउंट्स होंगे। are ignored and till cash is actually received or paid for them। कब तक जो हम जो है कब तक नहीं करते, जब तक हमें जो है कैश रिसीव या हम पे नहीं कर देते। Thus profit is merely the excess of actual cash receipts in respect of sale of goods and other income over actual payment in respect of purchase of goods, expenses on wages, salary, rent, etc. Income or profit is calculated with the help of receipt and payment account. This basis is useful for professionals, people like lawyers, doctor, chartered accountant, etc. वो क्या करते हैं, कितनी रिसीट्स आ गई हमारे पास और इसके अगेंस्ट हमने कितनी पेमेंट कर दी, जो बाकी बचा वो हमारा क्या है, प्रॉफिट है, हमारी इनकम है। बस सिंपल, बहुत ही सिंपल है। पर जबकि एक्रूअल बेसिस में हम क्या करते हैं, जिस ईयर के एक्सपेंसेस है हम उसी ईयर में उनको रिकॉर्ड करते हैं। दिस बेसिस इज सिंपल, बहुत सिंपल है। इट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एस्टिमेट एंड पर्सनल जजमेंट। इसमें पर्सनल जजमेंट की जो है यूज ही नहीं होता। इट इज सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेस वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन आर ऑन कैश बेसिस। जो हमारी एंटरप्राइजेस है जो कैश बेसिस से वर्क करते हैं, वहां पर ये अकाउंटिंग यूजफुल है। इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज बिकॉज इट इग्नोर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव इन एडवांस। अब फ्रेंड्स होता क्या है, मान लो हमने मशीन परचेज की, कैश बेसिस पे क्या होगा, जिस ईयर मशीन हमने परचेज की उसी ईयर के इनकम में से हम इसको रिड्यूस कर देंगे। और क्या होगा, जैसे 2023 के इनकम में से हमने मशीनरी की कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया, अब 2023 की हमारे जो प्रॉफिट एकदम से इंक्रीज हो जाएंगे। जबकि ये हमारा जो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है बिजनेस का। और जो हम नेक्स्ट ईयर करेंगे 2024 में, वहां पर हमारा कोई एक्सपेंस ही नहीं होगा मशीनरी के ऊपर। यहां पर तो एकदम से प्रॉफिट डिक्रीज हो गए। और यहां क्या होगा फ्रेंड्स, एकदम से हमारे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये दोनों ही सिचुएशन में क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। जो बिजनेस का एक्चुअल पोजीशन ही हमें पता चल सकती। इट डज नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। जो हमारा मैचिंग प्रिंसिपल था कि जिस ईयर के एक्सपेंस है
उसी ईयर के में उसको रिकॉर्ड करना है वो भी नहीं फॉलो करता। देयर इज ए ग्रेट डिफिकल्टी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बिकॉज पेमेंट में आइदर बी डिले और मेड अर्लियर एंड सिमिलरली इनकम में बी पोस्टपोन और कलेक्टेड अर्लियर। अगर मान लो बिजनेस ने किसी ईयर जो है कम प्रॉफिट दिखाने हो, वो क्या करेगा, वो उस ईयर ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसेस पे कर देगा। अगर बिजनेस ने प्रॉफिट बढ़ाकर दिखाने हो तो वो क्या करेगा, एक्सपेंसेस को शो ही नहीं करेगा। कंपनी एक्ट 2023 डज नॉट रिकॉग्नाइज इट। जो हमारा कंपनी एक्ट है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, ये भी इसका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट आप इलस्ट्रेशन खुद से देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि यहां पे हम जो है किस तरह से कैश बेसिस पे हमारी जो अकाउंटिंग वर्क करती है। नेक्स्ट है हमारा एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमारा जो है था एक्रूवल कंसेप्ट था अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाले चैप्टर का, सेम वैसा है। अंडर दिस बेसिस इनकम आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न्ड और एक्रूड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव और नॉट। ये नहीं हमने देखना कि हमें कैश रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ, बस जब भी हमारी क्या है इनकम अर्न कर ली या एक्रूड होगी, यानी कि हमने अर्न तो कर ली पर अभी हमें क्या मिली नहीं, द इनकम विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। फॉर एग्जाम्पल सेल मेड ऑन क्रेडिट विल बी इंक्लूडिंग इन द टोटल सेल फॉर द पीरियड। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड when they are incurred or become due and not when the cash is paid to them। ये नहीं हमने देखना कि कैश हमने पे किया कि नहीं किया, बस जिस अकाउंटिंग पीरियड में हमने एक्सपेंस कर लिए उसी अकाउंटिंग पीरियड में हम क्या करेंगे, इनको रिकॉर्ड कर लेंगे। एग्जाम्पल रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड बट नॉट पेड विल बी ट्रीटेड एट एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड व्हेन इट इज ड्यू एंड नॉट इन द पीरियड व्हेन इट इज पेड। Hence, in accrual basis, profit or loss for a particular period is the result of matching of the revenue earned and expenses incurred during the period. This make it necessary to consider outstanding expense। अगर मान लो हम accrual basis जो है वो अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं बिजनेस में, तो हमारे सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है उनकी भी ट्रीटमेंट करेंगे, हमारे कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस है उनकी भी, एक्रूड इनकम है उनको भी ट्रीट करेंगे, इनकम रिसीव इन एडवांस उनको भी जो है बिजनेस में ट्रीट करेंगे। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस है, अभी हमारे एक्सपेंसेस ड्यू नहीं थे पर फिर भी हमने पे कर दिए, तो हम इसको एज अ एसेट शो करेंगे अपनी बैलेंस शीट में। इनकम रिसीव इन एडवांस, अभी हमारी इनकम ड्यू नहीं हुई, हमें रिसीव नहीं होनी थी पर हमें फिर भी रिसीव हुई, हम इसको क्या करेंगे, लायबिलिटी में शो करेंगे। जिस ईयर इसने ड्यू होना है उस ईयर के इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, शो कर देंगे उस ईयर के। अंडर द कंपनी एक्ट 2013 ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये हमने अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कर लिया था। जो कंपनी एक्ट भी क्या कहता है, आप लोग क्या करो, एक्रूवल बेसिस पे अपने जो है अकाउंट्स मेंटेन करो और उसके बेसिस पे जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करो पार्टीज के आगे। पार्टीज कौन कौन सी, जैसे इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, गवर्नमेंट, डेटर्स, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इसके आगे एडवांटेज, इसके एडवांटेज क्या है, इट डिस्क्लोज ट्रू प्रॉफिट और लॉस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, it follow the matching principle of the accounting, there is a consistency in the comparison of profit of different year in accrual basis because it makes a distinguish between capital and revenue expenditure। अगर फ्रेंड्स हम लोग accrual basis पे जो है अकाउंट्स अपने मेंटेन कर रहे हैं, हमारे लिए कंपैरिजन भी काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि जिस ईयर की इनकम या जिस ईयर के एक्सपेंस है हम उसको उसी ईयर में शो करेंगे, हमें एक्चुअल में पता चल जाएगा कि हमारे पर्टिकुलर ईयर में कितनी इनकम हुई थी या हमने कितने एक्सपेंस किए थे। अगर हम यही जो है कैश बेसिस पे करेंगे, हमें वो पता ही नहीं चल पाएगा कि हमारा जो किस ईयर का खर्चा था और किस ईयर का जो हमारी इनकम थी। हम तो सिंपल अगर हमें रिसीव हो गए वो ऐड कर लेंगे, अगर हमने पे कर दिए तो वो हम लेस कर देंगे।
तो वो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो हमारा कौन से ईयर का जो एक्सपेंस है या फिर हमारी जो इनकम है किस ईयर की है। जो इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी एक्ट, इट इज नॉट अ सिंपल एज ए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये सिंपल नहीं होती फ्रेंड्स। कैश बेसिस पे क्या होता है, जैसे इनकम आ गई प्लस इनकम चलेगी माइनस, बस दो चीजें ही हैं। तो ये वो चीज नहीं है इसमें एक्रूवल बेसिस पे। इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ एस्टिमेट एंड पर्सनल जजमेंट। इसमें पर्सनल जजमेंट जो अकाउंटेंट की है वो रिक्वायर्ड होती है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप लोग खुद से एक बार देख लेना। 3B वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी की सारी जो इलस्ट्रेशंस है एक बार आप सिंपल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने, चलो एक देख भी लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं। तो कैश परचेज कितने की दी हुई है, 15 लाख की। कैश सेल कितने की दी हुई है, 40 लाख की। क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, इनकम रिसीव इन एडवांस इंक्लूडिंग 80,000। इनकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव, हमारी ड्यू तो थी पर हमें जो है रिसीव नहीं हुई। एक्सपेंसेस कितने पे किए, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, जो एक्सपेंसेस अभी तक हमने पे नहीं किए। अगर तो फ्रेंड्स कैश बेसिस होता, जो आ गया प्लस कर लो, जो चला गया माइनस कर दो, सिंपल। यहां पे कैश परचेज कितने की, 15 लाख की। यहां पे इसने लेस किया हुआ, ये लो 15 लाख कहां पर कर दिया, एक्सपेंसेस पे। नेक्स्ट हमारी आ गई कैश सेल कितने की, 40 लाख की। ये लो 40 लाख की। क्रेडिट परचेज की कोई एंट्री नहीं होनी, क्रेडिट सेल की कोई एंट्री नहीं होनी। इनकम रिसीव 5 लाख, जो हमें इनकम कितनी हुई रिसीव, 5 लाख की। पर इस इनकम में से हमें क्या था, जो इनकम रिसीव इन एडवांस इंक्लूडिंग 80,000, ये इनकम रिसीव इन एडवांस 6,000 हो गया फ्रेंड्स। यहां पे फ्रेंड्स इनकम रिसीव आपकी 80,000 है, ना कि आपकी 5 लाख। इनकम रिसीव 80,000, तो हम सिंपल क्या है, इनकम रिसीव 80,000 कर देंगे। ये लो, ये आपका आ गया 40,80,000। और एक्सपेंसेस क्या है आगे, इनकम ये अभी रिसीव नहीं हुई, एक्सपेंसेस पे 8,50,000। ये लो, नेट हमारे कितने एक्सपेंसेस हो गए टोटल, 23,50,000। हमारा नेट प्रॉफिट कितना होगा, 17,30,000। जबकि ऐसा नहीं होगा एक्रूवल बेसिस पे। एक्रूवल बेसिस पे क्या होगा, जिस ईयर के हमारी एक्सपेंसेस हैं हम उसी ईयर में उसको इंक्लूड करेंगे। और हम क्या है, अपने क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन को भी इंक्लूड करेंगे। जो हमारा इनकम एडवांस में रिसीव हुई है वो हम लेस कर देंगे। तो ये सारी चीजें हम एक्रूवल बेसिस पे इंक्लूड या एक्सक्लूड करते हैं। जबकि कैश बेसिस पे क्या आ गया, क्या हमारे पास से चला गया, बस सिंपल। तो ये आप लोग क्या करना, इलस्ट्रेशंस देख लेना, सिंपल ही। नेक्स्ट हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब डिफरेंस क्या क्या है, कैश बेसिस पे या फिर एक्रूवल बेसिस पे। जो हमारी कैश बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, जबकि यहां पे कैश भी और क्रेडिट भी एक्रूवल पे। एज पर दिस बेसिस ओनली दोज इनकम आर रिकॉर्डेड विच हैव बीन रिसीव इन कैश। हमारी कौन सी इनकम रिसीव होती है, जो हमें कैश में रिसीव होगी, टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम। जबकि यहां पर ऐसा नहीं होता। ऑल द इनकम आर रिकॉर्डेड वेदर कैश इज रिसीव फॉर देम और नॉट। चाहे हमें जो है कैश मिला या नहीं मिला, हम लोग इनकम को फिर भी जो है रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे ही एक्सपेंसेस का, एक्सपेंसेस हमने जब पे कर दिए तभी हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जबकि यहां पे क्या होता है, चाहे एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं या नहीं किए, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव इन एडवांस, ये चारों चीजों का फ्रेंड्स यहां पे कोई भी कंसीडरेशन में नहीं लेते, कोई भी एंट्री नहीं होती यहां पे कैश बेसिस पे। पर कि जबकि यहां पे इसको कंसीडरेशन में लेते हैं, इन सारी एंट्रीज को। नेक्स्ट लीगल पोजीशन, इसको कंपनी एक्ट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ कैश बेसिस को, जबकि एक्रूवल बेसिस को कंपनी एक्ट ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है।
असर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे जो है मैनिपुलेशन होती है। ये हमें जो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं शो करता, जो हमारा कैश बेसिस पे, जबकि एक्रूअल बेसिस वाला हमारा जो है करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करता है। सूटेबिलिटी, ये किस किस बिजनेस में सूटेबिलिटी है, जैसे हमारे प्रोफेशनल्स, पीपल लाइक डॉक्टर, लॉयर्स हो गए। दिस बिजनेस इज अडॉप्टेड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस विद प्रॉफिट मोटिव। ये कौन से बिजनेस फॉलो करते हैं जिनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। नेक्स्ट, इन दोनों के अलावा फ्रेंड्स क्या है, एक हमारा हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी है। एक तो हमारा क्या था, कैश बेसिस, दूसरा क्या था, हमारा एक्रूअल बेसिस। अब एक तीसरा भी है जो क्या है, हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें क्या है, दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज द मिक्सचर ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। अंडर हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, रेवेन्यू एंड एसेट आर रिकॉर्डिंग ऑन कैश बेसिस। जो हमारे रेवेन्यू और एसेट्स हैं हम क्या करते हैं, कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। वेयर एज एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस, उसको हम एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। यूजली प्रोफेशनल पीपल लाइक डॉक्टर, लॉयर्स एक्सेट्रा अडॉप्ट दिस मेथड एंड प्रिपेयर receipts and expenditure account to ascertain their net income during a period. They ignore their outstanding income. वो क्या करते हैं, अपनी outstanding income को ignore कर देते हैं, but take into consideration outstanding expense. This idea is to claim the deduction for outstanding expense while commuting taxable income. Hybrid system of accounting is acceptable and approved system as per judgment of the courts. ये क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, ये कह रहे हैं कि हम कैश, जो रेवेन्यू और हमारे जो एसेट्स हैं उनको तो हम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। जब हमारे पास कैश आ गया हमने रिकॉर्ड कर दी, पर जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं उनको हम क्या करेंगे, एक्रूअल बेसिस पे, जिस ईयर के होंगे हम उसी ईयर में उनको इंक्लूड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा था हाइब्रिड मॉडल अकाउंटिंग का बेस, जो हमारा हाइब्रिड बेस है। चलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर ये हमारा अब चैप्टर नंबर कौन सा हो गया, 4 फिनिश हो गया। तो नेक्स्ट जो हम चैप्टर करेंगे वो करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। इसके बाद हमारे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे इस चैप्टर के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिन बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा, जल्दी से जल्दी मेरे को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जो है सेल्फ स्टडी ग्रुप @yahoo.com पे मेल कर दो, ताकि मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकूं। चलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं तक ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और सेल्फ स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।